अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर सीरीज़ में हम दोबारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके प्रोबेबिलिटी के, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो और खुल सके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर कि कब कहाँ कैसे सवाल आएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी काफ़ी आसान है, उसको करना भी बहुत इजी है। ठीक है, अब हम आज एक सवाल वैसा ही करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, और एक दो सवाल ऐसे होंगे जो कि आपके लिए न्यू हैं और उनके लिए भी एक ट्रिक है। अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना न्यूमेरिकल जो करेंगे वो 2.84 करेंगे, ताकि कल वाले से पहले हम रिलेट कर सकें। देन इसके बाद हम जो 2.82 पे आएंगे, इन क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है हम इसके बाद फिर ये करेंगे। ठीक है, तो आप सवाल पढ़ें। सवाल में क्या लिखा हुआ है? द प्रोबेबिलिटी डैट एन ऑटोमोबाइल बीइंग फिल्ड विद गैसोलीन, के एक ऑटोमोबाइल है उसके अंदर गैस फिल हुई है, गैसोलीन। ठीक है, विल ऑल्सो नीड एन ऑयल चेंज, के उसको कितने क्या है, उसको ज़रूरत है ऑयल चेंज की। फिर लिखा हुआ द प्रोबेबिलिटी डैट, फिर द प्रोबेबिलिटी डैट इट नीड्स अ न्यू ऑयल फिल्टर, कि उसको न्यू ऑयल फिल्टर की भी ज़रूरत है, इज़ 0.4। द प्रोबेबिलिटी डैट बोथ द ऑयल एंड फिल्टर नीड चेंज इज़। अब देखें, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह का डेटा आपको गिवन है। तो अगर हम डेटा बनाते हैं, ठीक है, 2.84 का, तो किस तरीके से करेंगे? मैंने लिख दिया कि प्रोबेबिलिटी के ऑयल चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.25, जो कि मैंने यहाँ से देखा है। ठीक है, और उसने कहा कि न्यू ऑयल फिल्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.14। तो मैं यहाँ पर ऑयल फिल्टर लिखूँगा, मीन्स कि मैं फ़िल्टर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एफ से डिनोट कर रहा हूँ उसको, और वो मैंने लिख दिया है 0.4। आगे लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी डैट द बोथ मीन इंटरसेक्शन, ठीक है, द ऑयल एंड द फिल्टर नीड टू बी चेंज, के ऑयल और फिल्टर का इंटरसेक्शन, ऑयल और इंटरसेक्शन का ये कितना है, 0.14। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। तो ये 0.14। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, P इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन O। तो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शायद मैंने दूसरे लेक्चर्स में नहीं बताया, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर वो कोई एडिशनल सवाल सॉल्व कर रहे हैं। तो उनके लिए एक की पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये इस तरीके से ये बराबर होता है। ठीक है, चाहे आप इसको O इंटरसेक्शन F लिखें या F इंटरसेक्शन O लिखें, बात एक ही है, क्योंकि चीज़ सिमिलर है। अब उसने कहा है पार्ट ए में, द ऑयल हैड टू बी चेंज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट अ न्यू ऑयल फिल्टर इज़ नीडेड, कि इफ़। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये सोचें, जब गिवन डैट की बात करते हैं तो गिवन डैट में हम ये साइन लगाते हैं ना, और मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर जो जो नॉर्मल आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो ये होती है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखें तो बी आपके पास जो फेवरेबल कंडीशन में चला गया, और ए यहाँ पर क्या है, वो आपके पास कंडीशन है। डिनोमिनेटर में जो होगा वो कंडीशन होती है। तो अब अगर आप यहाँ पर पढ़ें तो आपको क्या कंडीशन लग रही है, इफ़, अगर ये कंडीशन में जाता है, इफ़ का पार्ट कंडीशन में जाता है, इफ़ द ऑयल हैड टू बी चेंज, के ऑयल को चेंज किया जाए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट न्यू ऑयल फिल्टर इज़ नीडेड, कि न्यू ऑयल फिल्टर की नीडेड कब होगी, जब ऑयल उसका चेंज किया जाए। तो बहुत ही ईजी है ये, एफ इंटरसेक्शन हो या ओ इंटरसेक्शन एफ लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ के अंदर ऑयल के बारे में बात की गई थी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ सॉल्व करके रखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो ये कितना है हमारे पास, 0.14 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.25। तो ये आपके पास सिंपल 14/25 आएगा, और उसको कैलकुलेटर में रख के और सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के अंदर और आंसर चले जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने कर लेना है। अब देखते हैं पार्ट बी में लिखा हुआ है, अ न्यू ऑयल फिल्टर इज़ नीडेड, कि एक न्यू ऑयल फिल्टर नीडेड है। इफ़ का मतलब ही बता रहा है अगर, तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, क्या चीज़, ऑयल फिल्टर एफ, और लिखा हुआ व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑयल हैज़ टू बी चेंज, कि ओ ऊपर आ गया अब आपके पास। ठीक है, ओ अपॉन एफ आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ अपॉन एफ आपको निकालना है। तो सिंपल इसी के लिए भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ओ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये कितना है, 0.14। ठीक है, और ये था 0.4।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 7/2 आएगा और इसको सॉल्व करने पर 3/5 आएगा आई थिंक। ये आप लोगों ने चेक कर लेना खुद से। तो 0.4 ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद चेक करना है कि आपका आंसर क्या आएगा। या शायद ये 7/2 नहीं आएगा, तो इसको खुद चेक कर लेना आप लोग, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज़ आएगी। या आंसर निकाल लेते हैं इसका, 0.14 डिवाइडेड बाय 0.4, तो ये आ गया है 0.35। तो आंसर क्या आया है 0.35। ऊपर वाले का आप लोग निकाल लेना ताकि काम आसान हो जाए। अब देखें आप 2.82 के अंदर, या उससे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, बल्कि 2.82 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है, इसको भी हम पहले नीचे ले आते हैं ताकि काम करना आसान हो जाए। अब इसमें लिखा हुआ है, अब मैन्युफैक्चरर ऑफ अ फ्लू वैक्सीन इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ इट्स फ्लू थ्योरम। ये सारी चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई है, इसके रिजेक्शन रेट दिए हुए हैं, ठीक है। रिजेक्शन रेट, अब आपको एक चीज़ और बतानी, एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है, जो कि बिल्कुल ठीक हो, ठीक है ना। जो बिल्कुल ठीक होता है हम उसको डिनोट करते हैं सिंपल वैल्यू से, लाइक जैसे कि मैं अगर इसको नाम दूंगा, किस चीज़ का है ये, द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट का है डिफरेंट, तो ये D1 D2 D3। अगर इस तरह में लिखता तो ये इसका मतलब है एक्सेप्टेंस रेट, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें गिवन क्या है, रिजेक्शन रेट, तो रिजेक्शन का मतलब ये कि आपने कॉम्प्लीमेंट लगाना है। कॉम्प्लीमेंट लगा लिया आपने, इसके आगे लिख दें इसकी वैल्यूज़ 0.10 और 0.08, ठीक है, और 0.12, ये 0.12 है, तो आपने ये लिख लिया, ठीक है। और द इंस्पेक्शंस बाय द 3 डिपार्टमेंट इज सिक्वेंशियल एंड इंडिपेंडेंट। जहाँ भी आप इंडिपेंडेंट का वर्ड देख लें, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। बस सिंपल था, ये लॉजिक आपको अपने माइंड में याद रखनी है। जब भी इंडिपेंडेंट का वर्ड आप सुन लें, देख लें, तो वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बैच थ्योरम सर्वाइव्स द फर्स्ट डिपार्टमेंट इंस्पेक्शन बट इज़ रिजेक्टेड बाय द सेकंड डिपार्टमेंट। उसने कहा है कि पहला डिपार्टमेंट उसे एक्सेप्ट कर ले और दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर ले, रिजेक्ट कर दे। तो आपको सबसे पहले एक्सेप्टेंस निकालनी पड़ेगी, आपको D1 निकालना है, D2 निकालना है और D3 निकालना है। इसको किस तरह निकालते हैं, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ D, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, मैंने लिखी नहीं है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, ब्रैकेट लगा लेना है यहाँ पे खुद से, ये भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.1 करेंगे तो क्या आएगा, 0.9 आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा 0.92 एंड 0.88। ये आपने एक्सेप्टेंस रेशियो निकाल ली है। अब इसमें लिखा हुआ है पार्ट ए के अंदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैच ऑफ सीरम सर्वाइव एट फर्स्ट डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट 1 के अंदर एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, बट इज़ रिजेक्टेड बाय द सेकंड डिपार्टमेंट, के पहले डिपार्टमेंट से पास हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट में आके रिजेक्ट हो गया। तो आपको सिंपल करना ये है पार्ट 1 के लिए कि आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ D1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन रेट ऑफ डिपार्टमेंट 2, तो ये आपके पास आया था 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.08, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने हैं आप, 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.08, तो ये आंसर आएगा 0.072। तो ये आपका एक आंसर आ गया। एक्सेप्टेंस रेशियो वाला कौन सा है, जो कि विदाउट कॉम्प्लीमेंट है, और रिजेक्शन रेशियो कौन सा है, जो कि ये वाला है आपके पास पार्ट, ठीक है। अब पार्ट बी में क्या कहा हुआ है देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैच सीरम इज रिजेक्टेड बाय द थर्ड डिपार्टमेंट, के अगर प्रोबेबिलिटी वो बैच सीरम क्या हो जाए, रिजेक्ट कर दे, कौन सा डिपार्टमेंट, थर्ड डिपार्टमेंट, तो तब क्या होगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा यही चीज़ आपको याद रखनी है। अब पार्ट 2 में आपको ये करना है, तो इसको लिखने का तरीका भी देख लें कि किस तरह लिखते हैं।
ए, मतलब कि ए नहीं, यहाँ पर डी आएगा, तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख दूँ, D1 से पास हो गया इंटरसेक्शन D2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरीके से। बाकी अब सवाल नंबर मतलब पार्ट बी में लिखा हुआ था कि सबसे पास हो जाए लेकिन थर्ड डिपार्टमेंट उसको क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं ए लिख रहा हूँ, मुझे D1 इंटरसेक्शन D2 इंटरसेक्शन D3 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सिंपल क्या करना है, आपको इनको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यूँ लिख दूँ D1 प्रोबेबिलिटी ऑफ D2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ D3 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो D1 आपके पास था 0.9 और ये था आपके पास 0.92 और आपके पास ये क्या है, D3 0.12, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि थर्ड डिपार्टमेंट आपका रिजेक्ट कर दे। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, तो अब करेंगे क्या, सिंपल 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.92 मल्टीप्लाई बाय 0.12 0.099 आपके पास ये आंसर आ गया इस पार्ट का। आई होप क्लियर हो गई होगी ये बात भी, कि इसमें लिखा हुआ था पार्ट बी में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ बैच सीरम इज रिजेक्टेड बाय द थर्ड डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे। अब देखें मुझे पता कैसे चला, क्योंकि मैंने सवाल पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो ये मुझे बता रहा है कि जो इंस्पेक्शन है वो 3 डिपार्टमेंट होंगी और 8 सीक्वेंशियल, जिस तरह मैंने आपको वर्ड बताया था। इंडिपेंडेंट का मतलब है मल्टीप्लाई, जब भी इंडिपेंडेंट का वर्ड आ जाए वहाँ मल्टीप्लाई करना है। सीक्वेंशियल का मतलब है कि बारी बारी, कि पहले डिपार्टमेंट 1 पास करेगा तो डिपार्टमेंट 2 में जाएगा, अगर डिपार्टमेंट 2 पास करेगा तो डिपार्टमेंट 3 में जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पार्ट बी में इस तरह था कि थर्ड डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये है कि पहले डिपार्टमेंट ने उसको पास कर दिया था, उसको एक्सेप्ट किया था, दूसरे डिपार्टमेंट ने भी उसको एक्सेप्ट किया था जब भी वो तीसरे डिपार्टमेंट की तरफ गया। आई होप कि क्लियर होगी ये पॉइंट। तो अब लिखा हुआ है अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विल फंक्शन ओनली व्हेन 3 कंपोनेंट्स ABC आर वर्किंग। एक पीस ऑफ इक्विपमेंट है, ठीक है, एक कोई भी समझे सिस्टम है या कोई एक मशीन है जो कि फंक्शन करेगी कब, जब उसके 3 कंपोनेंट्स जो है ABC क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेलिंग ड्यूरिंग 1 ईयर, के ए की प्रोबेबिलिटी है जब फेल होने की 1 साल में 0.15, बी की 0.05, सी की क्या है 0.1। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इक्विपमेंट विल फेल बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, के उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जब मशीन फेल हो जाएगी 1 साल से पहले। तो काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, इसको भी करते हैं। तो इसको करने का तरीका ये है, उसने ये कहा था कि एक सिस्टम है, ठीक है, उसका एक कंपोनेंट है, ABC कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये तब वर्क करेंगे, जब ये वर्क करेंगे तो पूरी की पूरी सिस्टम वर्क कर रही होगी। तो ये भी हमें पता चलता है कि ये भी सिस्टम इंडिपेंडेंट है इस तरीके से, अगर ये काम करेगा तो ये काम होगा, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे फेलियर रेट दिया हुआ था ABC, क्योंकि फेलिंग रेट दिया हुआ था, एक होता है पासिंग रेट, तो फेलिंग रेट इसका अपोजिट है, तो हम इसका फेलिंग रेट लिखेंगे। तो फेलिंग रेट था 0.15, ये फेलिंग रेट लिखा हुआ है मेरे पास 0.15, 0.05, 0.10, ठीक है। इसका अब अच्छा ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब पॉइंट्स में वैल्यूज होती हैं तो वो प्रोबेबिलिटीज़ ही होती हैं, और यहाँ पर मेंशन भी हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एक लाइन लगा लेते हैं। इसी तरह जिस तरह भी हमने माइनस किया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर मेरे पास इसके अंदर आएगा 0.85, ठीक है, इसका आंसर आएगा 0.95 और इसका आएगा 0.9। तो ये काम मैंने कर लिया। अब उसने कहा था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इक्विपमेंट विल फेल, के इक्विपमेंट जब फेल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब मुझे इक्विपमेंट को मैं यहाँ से शो कर देता हूँ ई से, जो कि इक्विपमेंट है, इसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है
कि जब सब के सब काम कर रहे होंगे, ई कॉम्प्लीमेंट आ गया। कैसे निकलेगी? जब मशीन काम कर रही होगी उसमें से माइनस कर देंगे 1, तो उस प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी कि मशीन काम नहीं कर रही। ठीक है, अब ये काम हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे किस चीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। अब मुझे काम ये करना है कि अब इक्विपमेंट कौन कौन से हैं। इक्विपमेंट तो मेरे पास ये हैं सारे के सारे। ठीक है, कि अब जब ये काम करेंगे तो मशीन रन होगी। तो इसके लिए अब मुझे करना सिंपल सा ये है, अब यहाँ पर मुझे इनको करवाना है माइनस। अब माइनस किस तरीके से करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा मेरा? सिंपल, आपके पास जो वैल्यूज़ आई हैं अब आपको उनकी वैल्यूज़ पुट करनी, क्योंकि जित मशीन जो है उस वक्त काम करेंगे जब कंपोनेंट ठीक होंगे, तो वो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास ये आ गई हैं निकल के। तो अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, ये पुट कर देंगे 1 माइनस। अब जब इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे, 0.85, 0.85, 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.9। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर अपना आंसर चेक करते हैं। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.9, तो ये मेरे पास आंसर आ गया है 0.726। 0.726, इसको माइनस कर देते हैं 1 से, 1 माइनस आंसर, तो इक्वल, तो 0.273 मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर होगा, मेरा फाइनल आंसर 0.273। आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने ये काम किया है, और अब किसी भी किस्म की आप लोगों को जो परेशानी है वो नहीं होंगी प्रोबेबिलिटी के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक और चार्ट को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल होंगे। अगर आप वो सवाल करने के काबिल होंगे तो आप कह सकते हैं कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से आ गई है। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।